विक्टर क्लासेज लोचा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को समझाया था कि कैसे इस पे आधारित प्रश्नों को बनाना है। अभी मैंने प्रश्न को डिस्कस नहीं किया हुआ है, अगले वीडियो में उस पे आधारित प्रश्नों को डिस्कस करूंगा और पहले वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, उससे आगे डिस्कशन करते हैं। उसी में मैंने बोला था कि जो भी ट्रेन पे आधारित प्रश्न होते हैं, जो भी ट्रेन पे आधारित प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी कंप्लीटली टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर्स ही होते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग है जो टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से ट्रेन वाले चैप्टर्स को अलग करता है। वो क्या है सिर्फ हम वो देखेंगे। जैसे नॉर्मल स्थिति में जब हमको स्पीड निकालना होता है, हमको अगर स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर हम जानते हैं होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम जैसे अगर कोई 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है तो उसका स्पीड क्या होगा, तो 100/2 अर्थात 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर जो ट्रेन से संबंधित प्रश्न होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स पूछने का तरीका ही कुछ और होता है। प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले हम इसको शेयर कर रहे हैं कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताएं कि ट्रेन की चाल क्या है। ट्रेन की चाल कभी मीटर प्रति सेकंड में पूछा जाएगा, कभी ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा। अगर ये सब कुछ नहीं पूछा जाए तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस ट्रेन का स्पीड क्या होगा। या एक 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी बिंदु को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तब ट्रेन की चाल क्या होगा। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे अर्थात पोल को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगा। इसी तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी इसको पार कर दे, कभी उसको पार कर दे, कभी उसको पार करती है। तो जब भी हमको इसका आधारित प्रश्नों को बनाना है तो ज्यादा कुछ समझना नहीं है। अगर स्पीड पूछा गया तो हम नॉर्मल स्पीड के फॉर्मूला पर ही जाएंगे, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हमसे डिस्टेंस पूछा गया तो हम नॉर्मल जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम टू स्पीड, उसी फॉर्मूला पे जाएंगे। अगर हमसे टाइम पूछा गया तो जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, उस पे हम जाकर कैलकुलेट कर लेंगे। केवल इसके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा हमको समझना है कि जैसे एक 100 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर गया, तो स्पीड हमको निकालना है। तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। अब वो जो ट्रेन है, जो भी ट्रेन है जिसका हम चाल निकालना चाह रहे हैं, वो ट्रेन कितनी दूरी तय की है। तो जैसे एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक व्यक्ति हम इसको माने या एक बिंदु माने या एक खंभा माने। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, अभी पार नहीं कर रही है। यहां जैसे ही आती है हम बोलते हैं कि अब ये ट्रेन पार करना शुरू कर दी, ये पार कर रही है। और जब इसका पिछला हिस्सा इसके पास आ जाती है या इसको पार कर जाती है, तो हम समझते हैं कि ये जो ट्रेन है इस व्यक्ति को पार कर गई। तो हम इसको समझेंगे कि ट्रेन अभी यहां पे है, अभी पार करना शुरू नहीं किया, लेकिन यहां पे जब पहुंची तो ट्रेन व्यक्ति को पार करना शुरू की है, ये यहां पहुंच गई। अर्थात ये ट्रेन कितनी दूरी तय की, जितनी इस ट्रेन की लंबाई है, इसको पार करने के दौरान उतना ही दूर चलना पड़ा, क्योंकि जिस पोजीशन पे इसका आगे वाला पोजीशन है, आगे वाला पार्ट है, उसी पोजीशन पे इसका पीछे वाला पार्ट आ जा रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि ये जो ट्रेन है इस व्यक्ति को पार कर लिया। अर्थात इस व्यक्ति को पार करने में, चाहे इसको व्यक्ति माने, पोल माने, पॉइंट माने, इस व्यक्ति को पार करने में ये जो ट्रेन है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की है। ओके, तो यहां पे भी ये जो भी ट्रेन है, यह जो 100 मीटर लंबी है, 5 मिनट पार किए तो कितनी दूरी चली है, 100 मीटर चली है। व्यक्ति को पार करने के दौरान वह 100 मीटर चली है, जिसमें वह टाइम ली है 5 सेकंड।
तो 5 सेकंड में वो 100 मीटर चली, उसका चाल क्या है? तो 5 से 100 को कैंसिल कर देंगे, 20 अर्थात 20 नीचे सेकंड में था 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन ऑप्शन में अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको हम चेंज कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 20 4 बार में कैंसिल हो गया, अर्थात 18 गुना 4 72 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो आपको केवल ट्रेन वाले प्रश्नों में हमको यही समझना है कि ट्रेन जब बिंदु को पार की तो हमको क्या करना है, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार की तो क्या करना है, ट्रेन जब स्टेशन को पार की तो क्या करना है। तो जब भी ट्रेन किसी बिंदु, किसी व्यक्ति या किसी पुल को पार कर रहा हो तो उसको पार करने के दौरान ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है, और उस स्थिति में मान लीजिए हमको स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है अर्थात चाल जब हमको निकालना है, किस स्थिति में? जब ट्रेन किसी व्यक्ति, खंभा या किसी बिंदु को पार करती है तो उस दौरान हमको चाल निकालना है। तो चाल निकालना, तो चाल का सिंपल हम फॉर्मूला लिखेंगे, चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या? तो डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लंबाई, और टाइम मतलब पार करने में लगा समय। डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लंबाई, टाइम का मतलब पार करने में लगा समय। जैसे एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है, वह एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर गई। 150 मीटर लंबी ट्रेन आ रही है, वह एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर गई, तो उस ट्रेन की चाल क्या है? तो सिंपल चाल पूछा गया, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। वह एक जो ट्रेन है वह एक खंबे को पार की है, तो खंबे को पार करने के दौरान वो 150 मीटर चली है, और ये 150 मीटर चलने में उसको 6 सेकंड लगा है। 6 से हम कैंसिल कर देंगे 25 पर में, अर्थात उस ट्रेन की चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड। यही अगर किलोमीटर में जाना होगा तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 25 5 में कैंसिल हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात उस ट्रेन की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग को पार करे या किसी ब्रिज को पार करे, जब भी कोई ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, स्टेशन, सुरंग को पार करे या ब्रिज को पार करे, तो उस दौरान क्या होगा कि जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, स्थिर है अपने जगह पे, प्लेटफॉर्म हमेशा स्थिर ही होती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, अभी हम बोलेंगे अभी पार नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही इसका अगला पोजीशन प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा, अगला पार प्लेटफॉर्म के पार पहुंचा, हम कहेंगे पास पहुंचा तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म को पार करने लगी। अभी ये पार की है? नहीं की है, अभी ये पार नहीं की है। जब इसका पिछला पोजीशन इसके अगले पोजीशन के पास आ जाएगा तो हम समझेंगे कि ये जो ट्रेन है इस पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर गई, अर्थात अभी इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा पार कर गई, और यहां पे जब आ गई तो हम समझते हैं कि ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को पार कर गई। अर्थात जब ये ट्रेन पार कर रही है तो पार करने के दौरान वह कितनी दूरी तय कर रही है आप खुद ही समझ सकते हैं। पार करने के दौरान जो दूरी है वह इन दोनों की लंबाई के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जब भी हम डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस में दोनों का लंबाई हो जाएगा। कुल मिला के हम यह समझेंगे कि जब भी ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार करे
जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के सामने नेग्लिजिबल है, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, तो वैसी स्थिति में ट्रेन उसको पार करने के दौरान अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन जब भी ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार करे जिसकी लंबाई उस ट्रेन के सामने कुछ है, तो वैसी स्थिति में उसको पार करने के दौरान ट्रेन के द्वारा उन दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय की जाती है। जैसे कोई ट्रेन 100 मीटर लंबी है, कोई ट्रेन 100 मीटर लंबी है, जबकि एक प्लेटफॉर्म 150 मीटर लंबी है। कोई ट्रेन 100 मीटर लंबी है, कोई प्लेटफॉर्म 150 मीटर लंबी है, और इसको पार करने में ट्रेन को 20 सेकंड का समय लगता है। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन को 150 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है। तो बताएं कि ट्रेन की चाल क्या है। तो ट्रेन की चाल हमको निकालना है, तो ट्रेन की चाल बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। मगर डिस्टेंस का मतलब क्या, चूंकि ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अर्थात 100 और 150 कुल दूरी 250 मीटर ये ट्रेन तय कर रही है, और इसको तय करने में उसको 20 सेकंड का समय लग रही है। तो ये हुआ डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम अर्थात चाल निकल गया, लेकिन ये चाल हुआ मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा में हमको जाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से जो कैंसिल, 2 से 9 बार में, 5 से 5 बार में, अर्थात 9 × 5 = 45 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की चाल है। अर्थात जब भी ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार करे जिसकी लंबाई ट्रेन के सामने कुछ है, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रेन के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको पार करने के दौरान वो दोनों की लंबाई के बराबर होती है। दोनों की लंबाई मतलब एक तो ट्रेन की लंबाई, और दूसरा वो ट्रेन जिस चीज को पार कर रही है उसकी लंबाई के बराबर। जनरली आपके सामने दूसरा ट्रेन आ जाएगा, क्योंकि ट्रेन जब चलती है तो उसके रास्ते में कोई दूसरी ट्रेन आती है, कभी प्लेटफॉर्म मिलती है, कभी सुरंग मिलती है, कभी ब्रिज मिलती है। तो ऐसी स्थिति में जब हमको चाल निकालना होगा तो चाल का फॉर्मूला यही होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। मगर डिस्टेंस का मतलब एक तो ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरा ट्रेन, प्लेटफॉर्म, सुरंग या ब्रिज की लंबाई। बटा टाइम। टाइम का मतलब पार करने में लगा समय। पार करने में लगा समय। चाहे एक ट्रेन यहां पे ऐसे है, एक ट्रेन आई इसको पार कर गई, या एक ट्रेन चल रही है और तब ये ट्रेन आई इसको पार कर रही है, या ट्रेन इधर जा रही है और तब ये ट्रेन इसको पार कर रही है। किसी भी स्थिति में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है तो तय की गई दूरी दोनों की लंबाई के बराबर होगी। ओके, अब हम स्पीड को समझने चल रहे हैं। स्पीड को, जैसे जब ट्रेन चलती है तो ऐसा नहीं है कि ट्रेन जब भी चलेगी तो किसी ऐसे चीज को ही पार करेगी जो हमेशा स्थिर है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे एक रास्ता है, उसके समांतर एक ट्रेन का भी लाइन है, ट्रेन चल रही है, आदमी भी चल रहा है, कभी कभी आदमी रुका हुआ है, एक ट्रेन 5 सेकंड में उसको पार कर दी, एक ट्रेन 5 सेकंड पार कर गई। मगर कभी कभी एक आदमी इधर चल रहा है और इधर से एक ट्रेन पार कर रही है, ऐसी स्थिति में 5 सेकंड में ही वो ट्रेन पार नहीं करेगी। कभी कभी ये स्थिति आएगा, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक व्यक्ति ऐसे ऐसे पार कर रहा है, वैसी स्थिति में भी 5 सेकंड नहीं लगेगा, या तो कम या ज्यादा, जब व्यक्ति मूवमेंट में हो। अब डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। तो आप फील किए होइएगा, जब भी आप ट्रेन पर सवारी करते हैं आपको ये फीलिंग्स आता है कि कभी कभी ऐसा महसूस होगा, आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, एक दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है,
वैसे स्थिति में आपको लगेगा कि ट्रेन बहुत ज्यादा आवाज हो रही है और बहुत ज्यादा स्पीड में आपका ट्रेन हो गया। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपका ट्रेन जो है आपका उसी स्पीड से चलता है जिस स्पीड से वो पहले चल रहा था। मगर होता क्या है कि जैसे ये है, एक ट्रेन इधर से आई और एक ट्रेन ऐसे आ रही है, तो पार करने के दौरान चूंकि ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो पार करने के दौरान स्पीड दोनों के स्पीड के बराबर हो जाता है। पार करने के दौरान स्पीड दोनों के स्पीड के बराबर हो जाता है। जैसे यहां से यहां के बीच की दूरी है 20 किलोमीटर। एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, इसके बीच की दूरी है 20 किलोमीटर। एक व्यक्ति या ट्रेन या कार जो भी कहिए, ट्रेन 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ओके, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और यहां पे एक ट्रेन स्थिर है। ओके, यह अगर इसको पकड़ेगा तो कितना समय लगेगा? तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 1 घंटे में 2 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी है 20 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो कितने घंटे में 20 किलोमीटर? 10 घंटे में ये ट्रेन जो है इसको पकड़ लेगा। मगर यह ट्रेन तो इधर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, एक ट्रेन इसके तरफ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ये उधर जा रही है 2 की चाल से, ये इधर आ रही है 3 की चाल से। ऐसी स्थिति में यह 20 किलोमीटर का फासला जल्दी खत्म होगा, क्योंकि इसके तरफ ये जा रहा है, इसके तरफ ये आ रहा है, तो काफी जल्दी दोनों एक दूसरे करीब आएगा। तो इसके तरफ ये 2 जा रहा है, इसके तरफ ये 3 आ रहा है, अर्थात 1 घंटे में दोनों एक दूसरे के 5 किलोमीटर करीब आ रहा है। दोनों एक दूसरे के तरफ एक दूसरे के 5 किलोमीटर करीब आ जा रहा है 1 घंटे में। तो 5 किलोमीटर कैसे पता चला? 2 + 3, अर्थात जब भी डायरेक्शन अपोजिट होता है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है, अर्थात यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 2 + 3 अर्थात 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और तब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगेगा। 4 घंटे में दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएगी। कैसे? 4 घंटे में ये जो ट्रेन है 4 दूना 8 किलोमीटर चल गई, और इधर से जो जिसका चाल 3 का है वो 4 घंटे में 4 3 12 किलोमीटर चल गई। इसके तरफ ये 8 आ गई, इसके तरफ ये 12 आ गई, दोनों एक साथ मिल जाएगी। लेकिन एक दूसरा स्थिति है, इनके बीच की दूरी है 20 किलोमीटर। इधर से एक ट्रेन जा रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक पोजीशन ए है, दूसरा पोजीशन बी है। एक ट्रेन ए जा रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी ट्रेन यहां पे रुकी हुई है। ठीक है, इस ट्रेन को ये ट्रेन कितने घंटे में पकड़ लेगा? 4 घंटे में, क्योंकि 5 का स्पीड है, 20 किलोमीटर का फासला है, तो 20 किलोमीटर को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में ये इसको पकड़ लेगा। मगर ये ट्रेन भी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में पीछे वाली ट्रेन जा रही है। यहाँ पे डायरेक्शन जो है ये सेम है, ये ट्रेन भी इधर जा रही है, ये ट्रेन भी इधर जा रही है। क्या ऐसी स्थिति आएगी कि ये ट्रेन इसको पकड़ेगी? बिल्कुल, क्योंकि इस ट्रेन का स्पीड इस ट्रेन की स्पीड से ज्यादा है। अगर इस ट्रेन के स्पीड से इस ट्रेन की स्पीड अगर कम होती तो ये ट्रेन इस ट्रेन को कभी नहीं पकड़ पाती। मगर इस ट्रेन से इस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो कभी ना कभी तो पकड़ेगी जरूर। अब होगा क्या कि ये जो ट्रेन है प्रति घंटे 3 किलोमीटर जाएगी और ये जो ट्रेन है प्रति घंटे 5 किलोमीटर जाएगी। इनके बीच का फासला है 20 किलोमीटर। इनके बीच का फासला है 20 किलोमीटर। भले ही ये ट्रेन 5 की चाल से जा रही है, मगर ये भी तो ट्रेन 3 की चाल से जा रही है। तो ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को पकड़ने के लिए जो इसका स्पीड कारगर होगा वो होगा सिर्फ जो एक्स्ट्रा स्पीड है, क्योंकि इसमें का 5 जो स्पीड है या 3 तो मैनेज कर गया, 2 जो एक्स्ट्रा स्पीड है, इसी कारण ये ट्रेन इसको पकड़ पाएगी। तो 2 के स्पीड से 20 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा? 10 घंटे। अर्थात यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा? घट जाएगा। अर्थात चाल होगा 5 - 3 अर्थात 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में
उसको 10 घंटे का समय लगेगा। कैसे? 10 घंटे में जो ट्रेन है 10 पचे 50 किलोमीटर, और ये जो ट्रेन है 10 घंटे में 10 तियाई 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और इसका 50 मतलब 20 यहाँ माइनस, यहाँ पे 30, 30 20 50 हो गया, दोनों ट्रेन एक साथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन हम सबसे पहले देख रहे हैं सेम डायरेक्शन का कंडीशन। सेम डायरेक्शन का कंडीशन अर्थात एक ट्रेन इधर जा रही है जिसकी रफ्तार है s1, एक ट्रेन दूसरी है जो कि इधर ही उसी डायरेक्शन में जा रही है जिसकी रफ्तार है s2। अगर s1 s2 से छोटा होगा तो ये ट्रेन इस ट्रेन को कभी नहीं पकड़ पाएगी, अर्थात अगर ये ट्रेन इसको पकड़ेगी इसका मतलब है कि s1 जो है s2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आप ये फीलिंग्स भी किए होइएगा कि आप ट्रेन पे यात्रा करते हैं, आपकी ट्रेन जा रही है, उसी दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे ट्रेन को पार करती है, तो पार करने के दौरान आपको लगेगा क्या कि अचानक स्पीड घट गया क्या? एक्चुअली वो ट्रेन का स्पीड घटता नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन उधर जाती है और ये भी ट्रेन उधर जाती है, तो पार करने में समय ज्यादा लगता है, इसलिए सिर्फ फीलिंग्स आती है। ठीक है, ये सिर्फ फीलिंग्स आती है कि इस ट्रेन की रफ्तार कम हो गई, ट्रेन की रफ्तार कम होती नहीं है। तो जब ये सेम डायरेक्शन होता है तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वह हो गई s1 माइनस s2, s1 माइनस s2, अर्थात एक ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक दूसरी ट्रेन उसका पीछा कर रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो आपसे ये पूछा जाता है कितने समय में पकड़ लेगा, इस पे और कुछ स्थिति दिया रहेगा, ट्रेन की लंबाई ये सब देकर, लेकिन हमको चूंकि केवल यहाँ पे चाल को समझना है, तो ये ट्रेन 50 की चाल से पीछा कर रही है, ट्रेन 40 की चाल से चल रही है, तो यह ट्रेन जब इसको पार करेगी तो पार करने के दौरान जो स्पीड होगा वो सिर्फ 10 का होगा। देखिए, ये ट्रेन पार करेगी 50 की चाल से, मगर 40 की चाल से ये भी तो चल रही है, तो पार करने के दौरान जो स्पीड होगा वो सिर्फ होगा 50 माइनस 40 अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यही अगर अपोजिट डायरेक्शन होता, अपोजिट डायरेक्शन होता अर्थात एक ट्रेन इधर जा रही है s1 के स्पीड से, दूसरी ट्रेन इसके तरफ आ रही है s2 के स्पीड से, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन की तरफ जा रही है, दूसरी ट्रेन पहले ट्रेन की तरफ आ रही है, ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को पार करता है, और एक दूसरे को पार करने के दौरान जो रिलेटिव स्पीड होगा यह होगा s1 प्लस s2। तो जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो दिया रहता है क्वेश्चन में कि दोनों जो ट्रेन है, या एक ट्रेन एक व्यक्ति है, एक ट्रेन एक कार है, एक ट्रेन एक दूसरी ट्रेन है, डायरेक्शन जो दोनों का है वो सेम है या डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों का जो स्पीड होगा वह घट जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो स्पीड जो होगा वह जुड़ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, वैसी स्थिति में हमको खुद से सोचना पड़ता है क्वेश्चन के लैंग्वेज के आधार पे कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है वो कैसे। जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है, या कोई तेज गति वाली ट्रेन कोई धीमी गति वाली ट्रेन को पार करती है, तो एक ट्रेन ही दूसरे को पार कर रही है, ऐसी स्थिति में हम समझेंगे कि दोनों ट्रेन का जो डायरेक्शन है वह सेम है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह दिया हुआ हो कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, तो दो ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करती है, ऐसी स्थिति में जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, ये भी ट्रेन इसको पार की, सॉरी वहां पे जुट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को पार करने का मतलब होता है एक ट्रेन इसको पार की और ये ट्रेन भी इसको पार की, आधा तो वहां पे डायरेक्शन जो है वह अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन में चाल जो होता है वह जुट जाता है। सेम डायरेक्शन में चाल घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में
चाल जुड़ जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कैसे हम चाल को समझेंगे जब दोनों चल रहा हो, और कैसे हम ट्रेन की लंबाई को हम ये करेंगे कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो क्या होता है, ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या होता है, ट्रेन कोई सुरंग को पार करती है तो क्या होता है, ट्रेन किसी बिंदु को पार करती है तो क्या होता है। अगले क्लास से इस पे आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं पूरा टाइम एंड डिस्टेंस रेल सहित, उसको मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। कुछ वीडियोज उस पे आधारित मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, उसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिएगा और उसको फिर मैं डिस्कस करूंगा। ओके, धन्यवाद।